न्यूट्रिएंट्स इन गोट फीड। अभी तक हमने र्यूमेन फंक्शन के बारे में पढ़ा, किड डाइजेशन के बारे में पढ़ा और बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि गोट न्यूट्रिशन में बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे हमें गोट न्यूट्रिशन के बारे में समझने को मिला। क्योंकि हमारा उद्देश्य इस ट्रेनिंग का ये है कि हम सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा गोट को फीडिंग करा पाएँ, जिससे वो अपना प्रोडक्शन ठीक से करे। तो यहाँ पर साइंटिफिकली उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिससे गोट्स अपना भरपूर पोटेंशियल, अपना जेनेटिक पोटेंशियल प्रोडक्शन में दिखा पाएँ। क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि लोगों के पास या जो लोग इस काम में हैं, वो ये बताते हैं और वैसे भी हमें पता है कि 70% जो रनिंग कॉस्ट होती है, वो उसके न्यूट्रिशन फीडिंग में जाती है। तो एक बड़ा कॉस्ट उसकी फीडिंग में अगर जा रहा है, उसमें से हम अगर कुछ कम कर सके, तो हम अपने प्रॉफ़िट मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें कम ऐसे नहीं करना है कि हमारी गोट बीमार हो जाए या उसे जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वो उसे ना मिल पाएँ। तो यही इस ट्रेनिंग में गोट के फीडिंग के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। फीडिंग से पहले हमें गोट न्यूट्रिशन को जानना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में, इस ट्रेनिंग के इस पार्ट में हम गोट के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। गोट्स को ये पोषक तत्व मिलते कहाँ से हैं? जब हम फार्म में अपने गोट्स लेकर आते हैं, तो हम उन्हें फीड देते हैं। भूसा देंगे, हरा चारा देंगे, साइलेज देंगे, दाना चोकर देंगे, कंसंट्रेट फीड देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे, कैल्शियम टॉनिक है या और भी सप्लीमेंट्स होते हैं, वो दिए जाते हैं और उन्हीं से वो पोषक तत्वों को निकालती है, अपने ब्लड में एब्ज़ॉर्ब करती है और फिर उसे अपने प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करती है। तो यही पोषक तत्व, मान लीजिए अगर ग्रेजिंग गोट है, उसे पास्चर से मिल रहा है, चरने वाली जगह से मिल रही हैं ये सब चीज़ें, और जो सप्लीमेंट्स हम उन्हें देते हैं, उनसे उन्हें वो पोषक तत्व मिलते हैं जो बोन में, मसल में, फैट में, मिल्क में जाकर कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं, ये मोटे तौर पर इन्हें 5 भागों में बाँटा गया है। एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक फ़ैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें दी जाती हैं, जैसे टॉक्सिन बाइंडर है या एंजाइम्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे जो पोषक तत्व हमारे फीड में हैं, उनका यूटिलाइज़ेशन बढ़ता है। तो वो मतलब चीज़ें जो डायरेक्टली, या कई ये केमिकल्स हैं या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं जो हम गोट को फीड कराते हैं, वो डायरेक्टली तो पोषक तत्व नहीं होते हैं और ना ही उसके बॉडी में जाकर लगते हैं, या वो यूटिलाइज उन्हें डायरेक्टली नहीं करती है बकरी, लेकिन वो जो पोषक तत्व दिए जा रहे हैं उनकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाती है। तो उन्हें हम कहते हैं फीड एडिटिव्स। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो बेसिक फीड हो गया, एक सप्लीमेंट हो गए और एक फीड एडिटिव्स हो गए। ये तीनों मिलके हम गोट का फीड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक फीड क्या हो गया? घास फूस है, दाना चोकर है और साइलेज है, ये सब चीज़ें तो बेसिक फीड हो गई। इसके बाद मान लीजिए हमारी गोट प्रोडक्शन अच्छा कर रही है, तो हम उसे एक्स्ट्रा थोड़ी खली वगैरह दे देते हैं, बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट देते हैं, वो सप्लीमेंट हो गया। और उन्हें यूटिलाइज़ करने के लिए, उसका डाइजेशन बढ़ाने के लिए, उसके रूमेन की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए, रूमेन को स्टेबलाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ें दी जाती हैं, उन्हें हम फीड एडिटिव्स कहते हैं। दोस्तों, क्या आप गॉट फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई पर्याप्त अनुभव और जानकारी नहीं है, तो आप अली वेटनरी विजडम का ऑनलाइन गॉट फार्मिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इस कोर्स में आपको फार्म बनाना, बकरियों का चयन करना, गोट फार्म प्रोजेक्ट बनाना, उन्हें बिना बीमार हुए फार्म में लाने के बारे में जानकारी और शुरुआती दिनों में फार्म स्टेबलाइज करके उससे किस तरह प्रॉफिटेबल फार्म चलाए जाते हैं, इस सब के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा बकरियों की बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी, रोजाना का मैनेजमेंट, फीडिंग और न्यूट्रिशन की जानकारी भी दी जाएगी। यदि आप एनएलएम प्रोजेक्ट या अपने पर्सनल गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन करके
आपको काफी लाभ होगा। कोर्स का कंटेंट जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। आज ही गोट फार्मिंग कोर्स लॉन्च कूपन गोट फार्म 40 का लाभ उठाकर ज्वाइन करें और 40% तक डिस्काउंट पाएं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें मोटे तौर पर पोषक तत्वों को 5 भागों में बांटा गया है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन्स। अब प्लांट का कंपोजिशन क्या होता है? जब तक हम प्लांट का केमिकल कंपोजिशन नहीं समझेंगे, हम आगे की फीडिंग या न्यूट्रिशन साइंस को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि गोट क्या खा रही है? गोट प्लांट मटेरियल ही तो खाती है, या तो घास फूस खाएगी, पत्ते खाएगी, या और जो चीज़ें मान लीजिए उसमें बीज हैं, गेहूँ है, गेहूँ का दलिया है, मक्का का दलिया है, या फिर खली है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्लांट से ही हमें मिलती हैं। तो प्लांट का कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए, जिससे हम गोट न्यूट्रिशन का आइडिया लगा सकें कि हमारी गोट को क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अब इसमें बेसिकली जो प्लांट का केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनते हैं सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के। इसके अलावा नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें शुगर या स्टार्च भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिकली ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं। ये जो ग्लूकोज प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, वो मतलब एक के बाद एक कड़ियाँ उसकी जुड़ती चली जाती हैं, और वो जुड़ कैसे रही हैं, किन बॉन्ड से जुड़ रही हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे सेलुलोज होता है, ठीक है, इसमें जो ग्लूकोज जुड़ता है इसमें बीटा लिंक होता है। ग्लूकोज के जो जुड़ने का तरीका होता है वो बीटा फॉर्म में या बीटा लिंक के ज़रिए जुड़ता है, और वो सेलुलोज बन जाता है। अगर ये अल्फ़ा लिंक के ज़रिए से जुड़ता है तो वो स्टार्च बन जाता है। तो होता बेसिकली ग्लूकोज ही है। और जब ये पेट में जाता है, अब पशु के पेट में जाएगा, बकरी के पेट में जाएगा, तो ये टूटता है। तो उसी फॉर्म में ये फिर पीछे टूटता चला जाता है। ग्लूकोज या उस जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया यूटिलाइज़ करते हैं, या डायरेक्टली गोट भी उन्हें यूटिलाइज़ करती है जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। तो बेसिक चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट। जो भी घास फूस बनी हुई है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। साइलेज है, हरा चारा है, भूसा है, ये सब चीज़ें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन, ये 3 चीज़ें होती हैं, इन्हीं से मिलके बनती हैं। उसकी क्वालिटी जो फीड हम दे रहे हैं वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अंदर तीनों में से कौन सा कंटेंट कितनी मात्रा में है। अगर हेमीसेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा है तो उस चारे की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर लिग्निन का कंटेंट ज़्यादा है तो उस चारे की न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे भूसे के अंदर लिग्निन अधिक होता है, और जो नई घास होती है, मुलायम घास होती है, हरा चारा होता है, उसके अंदर हेमीसेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हरा चारा जाहिर सी बात है जल्दी से डाइजेस्ट होगा, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगा। भूसे का न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है। लेकिन बकरियां ख़ास तौर से जो मतलब ख़राब क्वालिटी का चारा होता है जिसमें लिग्निन कंटेंट ज़्यादा होता है, उसे भी पचाने की मतलब काबिलियत रखती हैं, कैपेसिटी रखती हैं। और अगर हम उन्हें अच्छा चारा दे पा रहे हैं या हमारे पास है तो वो तो अच्छा है ही। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स होते हैं जो हमें खलों से मिलते हैं, और उसके अलावा मिनरल और लिपिड होते हैं जो कि इन्हीं मतलब पोषक तत्वों से प्लांट्स के अंदर से बकरी तक पहुंचते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं प्लांट के कॉम्पोजिशन में। एक फाइबर पार्ट होता है जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन का बनता है। उसका बहुत ज़्यादा रोल हमारे लिए नहीं होता। मतलब हम भूसा नहीं खा सकते हैं, या कि कुत्ते को नहीं खिला सकते, बिल्ली को नहीं खिला सकते। लेकिन एनिमल जो रूमिनेंट्स होते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि उनके पेट में माइक्रोब्स हैं, जैसा पहले अभी पढ़ा हमने रूमन वाले लेक्चर में, और वो उस फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट होते हैं, एक फाइबर पार्ट, एक नॉन फाइब्रस पार्ट। नॉन फाइब्रस पार्ट जो होता है वो बेसिकली शुगर और स्टार्च का बना हुआ होता है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और फाइबर वाला पार्ट सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का बना होता है, और वो उसे डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया ही चाहिए होते हैं। अब ये डाइजेशन होता कैसे है?
पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो डाइजेशन होता है 4 कंपार्टमेंट स्टमक, ये जिसे र्यूमन कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स स्टमक कहा जाता है, उसके अंदर शुरू होता है। जो भी बकरी घास फूस खाती है, स्ट्रॉ खाएगी, भूसा खाएगी, हरा चारा खाएगी, कुछ भी खाएगी, वो उसके र्यूमेन के अंदर जाता है। वहाँ पर बैक्टीरिया पड़े रहते हैं, प्रोटोजोआ होती है, फंगाई होती है, मतलब माइक्रोब्स का एक एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर जाकर उसे वो माइक्रोब्स तोड़ते हैं और कुछ अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, और जो उसके बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं उसे एनिमल यूटिलाइज करता है। तो जो मेन बाय प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन का, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का र्यूमेन के अंदर, चाहे उसे आप जो भी कुछ खिलाएं, मेनली तो उसे घास फूस ही खिलाई जाती है या हरा चारा, या यही सब चीज़ें मेनली खिलाई जाती हैं। तो बैक्टीरिया जब इन्हें डाइजेस्ट करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है हमारी गोट के लिए जो यूज़फुल होता है, उसे हम वोलेटाइल फैटी एसिड कहते हैं। ये वोलेटाइल फैटी एसिड मेन सोर्स होते हैं गोट की एनर्जी का। इसके अलावा बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाते हैं, और बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो माइक्रोबियल प्रोटीन को भी सिंथेसाइज किया जाता है। मतलब जब डाइजेशन होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स मिलते हैं और थोड़ा बहुत ग्लूकोज मिलता है। जिस फीड के अंदर से जितना ज़्यादा वोलेटाइल फैटी एसिड मिलेगा, उतना ही उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, हमारी गोट को न्यूट्रिएंट्स उतना ही अधिक मिलेगा और वो उतना अधिक प्रोडक्शन कर पाएंगी। तो वोलेटाइल फैटी एसिड मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का गोट्स के लिए। कितनी तरीके के होते हैं ये? जब फाइबर का डाइजेशन होता है र्यूमेन के अंदर, तो 3 तरीके के वोलेटाइल फैटी एसिड हमें मिलते हैं। एक एसीटेट होता है जो कि फाइबर फर्मेंटेशन से बनता है बेसिकली, और ये प्राइमरीली मसल्स इसे यूज़ करती हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और फैट प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली मिल्क फैट। जो मिल्क फैट बनता है, मतलब बकरी बनाती है, दूध के अंदर जो फैट या चिकनाई आती है, वो एसीटेट के द्वारा जो फैट बनता है उससे कंट्रीब्यूट होती है। तो दूध में अगर हमें फैट बढ़ाना है, उसकी चिकनाई बढ़ानी है, तो हम एसीटेट बनाने वाले फीड को, जो अंदर जाकर र्यूमेन के अंदर एसीटेट बनाए, उस वाले फीड को हमें खिलाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलता है? फाइबर से मिलता है बेसिकली एसीटेट। और फाइबर कहाँ से आ रहा है? फाइबर हमारा प्लांट मटेरियल जो भी हम उसे दे रहे हैं उससे गोट को मिलता है। तो मसल्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स एसीटेट होता है। इसके अलावा प्रोपियोनेट एक वोलेटाइल फैटी एसिड होता है। ये कहाँ से बनता है? ये बनता है जो स्टार्च और शुगर हम अपने एनिमल को खिलाते हैं। मान लीजिए आप उसे दलिया खिला रहे हैं, तो दलिया जो है वो स्टार्च है, फाइबर नहीं है, स्टार्च है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोडक्ट है। उसे जब बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं तो उससे प्रोपियोनेट बनता है। प्रोपियोनेट का क्या काम होता है? जैसे एसीटेट को तो डायरेक्टली मसल्स ने अपनी एनर्जी सोर्स के लिए यूटिलाइज कर लिया, प्रोपियोनेट का काम ये होता है कि ये लीवर के अंदर जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सारे के सारे सेल्स एसीटेट को एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, कुछ को ग्लूकोज ही चाहिए होता है। तो वो ग्लूकोज की जो प्राइमरी सोर्स होती है गोट्स के अंदर या रूमिनेंट्स के अंदर, वो प्रोपियोनेट होता है, और ये ग्लूकोज फैट भी बनाता है, वेट गेन भी करवाता है, और मिल्क प्रोडक्शन में भी चाहिए होता है। तो प्रोपियोनेट से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है वो एनर्जी सोर्स भी है, और फैट सिंथेसिस होता है, उससे बकरी का वज़न बढ़ता है, बकरे का वज़न बढ़ता है, जिसे फैटनिंग कहते हैं ना, कि फैटनिंग दाना हमें बनाना है, फैटनिंग राशन बनाना है। वो राशन उन मतलब इंग्रेडिएंट से बनता है, या वो फैटनिंग करते हैं जिनकी प्रोपियोनेट बनाने की कैपेसिटी जिन फीड इंग्रेडिएंट्स की ज़्यादा होती है। होता है ना, जौ खिलाने से फैटनिंग होती है एनिमल की, गेहूं खिलाने से फैटनिंग होती है, मक्का खिलाने से, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च है, स्टार्च प्रोपियोनेट बना रहा है, प्रोपियोनेट से ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज से फिर फैट सिंथेसिस होता है, वेट गेन होता है, और मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब जो हमारी बकरियां हैं, मान लीजिए वो दूध दे रही हैं, उन्होंने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, तो जितना ज़्यादा दूध प्रोडक्शन होगा उतना बच्चों को मिलेगा, और उतनी तेज़ी से बच्चे फिर ग्रो करेंगे, और तेज़ी से ग्रो करेंगे तो वो जो मार्केट वेट जिस जिस तक हमें उन्हें बढ़ाना है उसे अचीव जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोपियोनेट का ये फंक्शन होता है, ये भी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनता है। तीसरा आता है ब्यूटाइरेट।
ये कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो र्यूमेन की मतलब वॉल होती है, एपिथेलियम होती है, वो यूटिलाइज करती है ब्यूटायरेट को। ये इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी सोर्स के लिए ब्यूटायरेट को इस्तेमाल करती हैं। अगर र्यूमेन की एपिथेलियम ही ठीक नहीं होगी, र्यूमेन का हेल्थ ठीक नहीं होगा उसकी वॉल का, तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उसे एज ए एनर्जी सोर्स को ब्यूटायरेट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्यूटायरेट कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी कुछ हद तक कीटोन बॉडीज़ प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाएं या ब्यूटायरेट हमारे फीड में बहुत ज़्यादा हो, या ये कहें कि ब्यूटायरेट बनाने वाले फीड इंग्रेडिएंट हमने ज़्यादा डाल दी, ब्यूटायरेट ज़्यादा बन रहा है, तो वो अंदर जाके कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनाएगा। ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी कीटोन बॉडीज़ बनती रहती हैं और वो एनर्जी को प्रोवाइड करती हैं एनिमल को। ये जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, ये अपनी नोटबुक में नोट करते चलें, क्योंकि ये ज़्यादातर टेक्निकल टर्म्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी या आप इन्हें ठीक से नहीं समझ पाएंगे ना, तो फिर आपको आगे का न्यूट्रिशन समझ में नहीं आएगा। और इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप अपना ही हिसाब से गोट का फीड बना पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ की बात आ गई, तो मैं थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दूँ, क्योंकि इसको लेके फिर कहीं कन्फ्यूज़न ना हो आपको बाद में। देखिए, 3 वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं मेनली, वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मेजर जो 90% से ज़्यादा होता है वो इन्हीं तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। फीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा परसेंटेज किस वोलेटाइल फैटी एसिड का परसेंटेज ज़्यादा होगा। मान लीजिए आप फाइब्रस फीड दे रहे हैं तो एसीटेट ज़्यादा बनेगा, आपने दाना ज़्यादा देना शुरू कर दिया तो प्रोपियोनेट ज़्यादा बनेगा। ब्यूटायरेट का कंटेंट मोर और लेस सेम रहता है हर टाइप के फीड में, बल्कि जो कंसनट्रेट या दाने वाला फीड होता है, दलिया वगैरह दे रहे हैं आप, खल दे रहे हैं, तो उसमें ब्यूटायरेट कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं? ब्यूटायरेट से ही कीटोन बॉडीज़ बनती हैं और ये एक अल्टरनेट एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल होती हैं। हार्ट मसल्स यूज़ करती हैं इसे, ब्रेन यूज़ करता है कीटोन बॉडीज़ को। तो एक हद तक अगर ये बॉडी के अंदर हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है और बॉडी उसे यूज़ कर रही है। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से कीटोन बॉडीज़ बॉडी के अंदर अगर बनने लगती हैं, बन जाती हैं, तो दैट कैन लीड टू दी हेल्थ इश्यूज़ उसे होने लगते हैं, जैसे कीटोसिस होता है। ये आमतौर पे डेयरी कैटल के अंदर होता है। जब बछड़ा पैदा हो जाता है अर्ली लैक्टेशन में, तो एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर, तो उस दौरान कीटोन बॉडीज़ काफ़ी मात्रा में बनने लगती हैं, फैट से बनती हैं बेसिकली वहाँ पर, तो उसकी वजह से कीटोसिस हो जाता है। लेकिन गोट्स के अंदर सिमिलर कंडीशन होती है लेट प्रेगनेंसी में, मतलब बच्चा देने से पहले ये कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि बच्चा तेज़ी से बढ़ रहा होता है और अगर वो बड़ा है साइज़ में, आपने उसकी बहुत ज़्यादा फीडिंग कर दी है अपने एनिमल की और बच्चे का साइज़ बड़ा हो गया है, या मान लीजिए एक से ज़्यादा किड्स हैं उसमें, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होता है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का मतलब है कि जो ग्रोइंग फीटस है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अंदर, और उस डिमांड को, मतलब उस एनर्जी डिमांड को गोट पूरा नहीं कर पा रही है, अपना फैट मोबिलाइज करती है और फैट मोबिलाइजेशन के दौरान वो कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती हैं और ये कीटोन बॉडीज़ कई बार फेटल हो जाती हैं, उन किड्स के लिए भी, और अगर वो और गोट के लिए, खुद के लिए, मतलब उसकी हेल्थ ख़राब कर देती हैं। और अगर बच्चे पैदा भी होते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की गोट्स में, तो वो वीक होते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बतानी थी। फिर आता है ग्लूकोज। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो हमें ग्लूकोज को देखना होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। जैसा बताया कि सेलुलोज हो, प्लांट फाइबर हो, या फिर स्टार्च है, शुगर है, जो भी कुछ है वो ज़्यादातर ग्लूकोज की बनी हुई होती है। फ्रूट शुगर को छोड़ के, जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं, हर चीज़ ग्लूकोज की बनी होती है। जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो अल्टीमेटली काय में डाइजेस्ट होती है, वो अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो कि एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर और एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज होता है। लेकिन रूमिनेंट्स में, गाय भैंसों में, बकरियों में क्या होता है कि ग्लूकोज एज सच इस्तेमाल नहीं होता है।
वो टूट जाता है वोलेटाइल फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो वो वोलेटाइल फैटी एसिड जाके अंदर फिर एज ए एनर्जी सोर्स, एज ए सोर्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब उससे फिर ग्लूकोज बनता है, जैसे प्रोपियोनेट से ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज अगर हम देंगे भी अपने एनिमल को तो वो उसके र्यूमेन में प्रोपियोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और वो प्रोपियोनेट फिर लीवर के अंदर जाएगा, फिर उसे दोबारा से ग्लूकोज बनेगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ये बात समझने वाली है कि जो स्टार्च दिया जा रहा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, र्यूमेन के अंदर टूट रहा है, ग्लूकोज प्रोपियोनेट में टूट रही है, और प्रोपियोनेट एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है लीवर के अंदर, वो प्रोपियोनेट दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। सारी की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स या मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स वोलेटाइल फैटी एसिड से पूरी नहीं हो सकती हैं। हालांकि 70% ऑफ बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो वीएफएस से पूरी होती हैं, लेकिन फिर भी ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी को। अब यहाँ पर ये पॉइंट है प्रैक्टिकल नोट करने वाला कि वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट अगर पूरी ना हो बॉडी की तो उसकी ग्रोथ, उसका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, और एनिमल कहीं से भी उस ग्लूकोज को पूरा करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए आपने उसे चारा दिया और उस चारे से उसकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो एनिमल क्या करेगा, अपनी बॉडी के प्रोटीन को, अपनी बॉडी के मसल्स को मोबिलाइज करेगा, वहाँ से अमाइनो एसिड्स जनरेट करेगा, मतलब जो प्रोटीन होगा उन अमाइनो एसिड से फिर ग्लूकोज को बनाएगा, ठीक है। तो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज की वो ऐसे पूरा करेगा। ऐसे में क्या होगा फिर कि एनिमल की जो बॉडी है, हम किस लिए एनिमल पाल रहे हैं, ताकि वो उसका मसल्स ही तो मीट होता है बेसिकली, और क्या है। या फिर ऐसा होगा कि जो हम उसे प्रोटीन देंगे तो वो प्रोटीन उसकी बॉडी में लगने के बजाय उसके अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बन जाएगी। तो मकसद हमारा ये होता है कि हम बेसिक रिक्वायरमेंट ग्लूकोज की पूरी करें। वो कहाँ से होगी, वो जब हम उसे स्टार्च देंगे, दलिया देते हैं या जौ देते हैं, तो जब ऐसी चीज़ें हम देते हैं एक प्रॉपर रेशो में, तब वो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। और ग्लूकोज से जैसा बताया कि कई तरीके के उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं। फैट डिपोजिशन होता है मैच्योर गोट्स के अंदर, वो तगड़ी हो जाती हैं, हेल्दी हो जाती हैं, है ना। जो दूध दे रही हैं उनके अंदर लैक्टोज बनती है जो दूध में आती है, जिससे दूध का वॉल्यूम डिसाइड होता है कि कितना दूध मतलब एनिमल देगा। जो छोटे बच्चे हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, प्रोटीन बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है एज एनर्जी सोर्स। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली ग्लूकोज से होती हैं। तो ग्लूकोज से ही हर कार्बोहाइड्रेट बनता है, डाइजेस्ट होता है, वो या तो वोलेटाइल फैटी एसिड बनेगा और वोलेटाइल फैटी एसिड से जाके अंदर एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज होगा या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्रोपियोनेट बनता मतलब कैसे है, या ये कहिए कि मिलता कहाँ से है। तो जो भी इजीली डाइजेस्टिबल ग्लूकोज मटेरियल होता है, जैसे शीरा है, मोलेसिस जिसे कहते हैं, वो बहुत सस्ते में मिल भी जाता है और उसे एनिमल बड़े मतलब चाव से खाता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और उसके अंदर शुगर कंटेंट भी होता है। लेकिन मोलेसिस के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो अगर डाइट में ज़्यादा मोलेसिस हो तो मोलेसिस बहुत जल्दी फर्मेंट होता है, क्योंकि बेसिकली वो शुगर ही होती है और फर्मेंटेशन के कारण बहुत ज़्यादा एसिड बना देता है, जिससे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। तो प्रोपियोनिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, मतलब जितना उसके अंदर उसका कंटेंट होता है शुगर का, उस हिसाब से। तो मोलेसिस से बनता है प्रोपियोनेट, लेकिन एक मॉडरेट क्वांटिटी में, मतलब अगर फीड में हम 5% 7% मोलेसिस यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ इनफ, या बहुत हुआ तो 10% तक मोलेसिस हम फीड में यूज़ कर सकते हैं एज ए सप्लाई फॉर प्रोपियोनेट प्रोडक्शन। इसके अलावा जो भी दलिया है, मान लीजिए जौ है, बाजरा है, गेहूँ है, मक्का है, इन सब के जो दलिया बनता है उससे स्टार्च मिलता है और स्टार्च धीरे धीरे जाके उसका फर्मेंटेशन होना चाहिए और होता है, और उससे हमें प्रोपियोनेट मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा हमने खिला दिया इसे तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड एसिडिटी को कम करता है र्यूमेन की, जिससे बैक्टीरिया मरते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस होता है, अफारा हो जाता है और एनिमल मर भी सकता है उसमें। तो ये मतलब सोर्स होते हैं प्रोपियोनेट प्रोडक्शन के। फिर ये प्रोपियोनेट अंदर एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज बनाता है।
तो फैट सिंथेसिस, अगर ये कहिए कि फैटनिंग गोट्स अगर हैं, उन्हें आप बहुत ज़्यादा मोलेसिस या ये सब चीज़ें खिला देते हैं, मतलब तेज़ी से खिलाते हैं बहुत, तो उनकी फैटनिंग कम होने लगती है, फैट सिंथेसिस उसमें कम होता है। तो मतलब मोलेसिस को एक मतलब पर्टिकुलर मात्रा में खिलाया जाता है एनिमल को। और जब हम ये वाले प्रोडक्ट खिलाते हैं जो प्रोपियोनिक एसिड बना रहे हैं, जिनका भी जिक्र किया, तो इसके साथ हमें रूमेन स्टेबलाइज़र, प्रोबायोटिक्स वगैरह देने होते हैं, जैसे रुमेनिया है हमारा, और जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो हैं, इसके साथ साथ पायरोसैक आता है वो है। तो ये सब चीज़ें जब आप फीड के साथ मिला के खिलाएंगे तो रूमेन स्टेबलाइज भी होता है और अच्छे से प्रोपियोनेट का प्रोडक्शन उसमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ को समझते हैं जो ग्लूकोज अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। खून के अंदर या बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है रूमिनेंट्स के अंदर, खासकर हम यहाँ पर बकरों की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंट उसका असर देखने को मिलता है मीट के कलर के ऊपर। देखिए, मीट का कलर अगर पिंकिश होगा और रेड और पिंक के बीच में होता है, तो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, लोगों को वो देखकर अच्छा लगता है और उसे ख़रीदना चाहते हैं, वो उन्हें हेल्दी नज़र आता है। तो ग्लूकोज़ की जो फिजियोलॉजी है, अगर हम उसे देखें, तो ग्लूकोज़ ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल टिश्यू के अंदर स्टोर्ड रहता है। जैसे मैंने बताया, प्लांट्स ग्लूकोज़ बनाते हैं और उनके पॉलीमर बन जाते हैं। वो मतलब ग्लूकोज़ से किस तरीके से जुड़ता है, ये डिसाइड करता है कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, जैसे स्टार्च है, वो गेहूं के अंदर पाया जाता है, या जो प्लांट फाइबर है उसके अंदर सेलुलोज हेमिसेलुलोज की फॉर्म में मिलता है। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर्ड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, और ये ग्लाइकोजन लीवर में भी पाया जाता है और मसल टिश्यूज़ के अंदर भी होता है। और यही ग्लाइकोजन मसल्स के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करता है। तो जब ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट होते हैं स्लॉटर से पहले, तो जो मीट का कलर है, अगर मान लीजिए हमारा एनिमल काफ़ी टाइम से भूखा है, जब उसकी स्लॉटर होने वाला है, उसे हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं, तो उससे पहले अगर वो भूखा है तो उसके मसल्स का ग्लाइकोजन डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है, तो उसके मीट का कलर डार्क हो जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो कम हो गया है मसल के अंदर, और जब उसका स्लॉटर कर दिया जाएगा तो ग्लाइकोजन से जो लैक्टिक एसिड है जो उसके बाद में बनता है, मतलब स्लॉटर होने के बाद बनता है मसल के अंदर, वो कम बनेगा। ठीक है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये उसके कलर को, मीट के कलर को मॉडरेट करता है, रेगुलेट करता है, उसे थोड़ा लाइट रहने देता है। अगर ग्लाइकोजन कम हुआ तो फिर हमारा जो एनिमल है उसका मीट डार्क होगा थोड़ा। तो ये डार्क कटिंग मीट कहलाते हैं, और ये हायर पीएच जब मसल्स के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ आफ्टर द स्लॉटर ऑफ द एनिमल, तो वो नॉर्मल मीट से डार्क नज़र आते हैं। तो ये कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा लेस अपीलिंग होता है, न्यूट्रिशनली उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है, और जल्दी ये सूख जाता है, और इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है जो डार्क कलर के जो मीट होते हैं। इसी वजह से आपने बकरीद वगैरह में देखा होगा, या जब भी जो मुस्लिम, या ये कहिए कि जो हलाल मेथड हैं स्लॉटरिंग के, उनमें हमेशा एनिमल्स को दाना या पानी वगैरह उन्हें खिलाने के बाद ही मतलब स्लॉटर करने का, सेक्रीफाइस करने का बताया जाता है। उसके दो पहलू हैं, एक तो एनिमल भूखा नहीं होना चाहिए, मतलब एथिकली भी किसी को हम भूखा प्यासा ना वो करें, और दूसरा ये होता है कि उसका इफ़ेक्ट हमें उस पर भी देखने को मिलता है, मीट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, उसका टेस्ट भी बढ़ता है, और पकने के बाद वो ज़्यादा अपीलिंग होता है, और वैसे भी अपीलिंग नज़र आता है कंज्यूमर्स को। तो बेसिकली मसल ग्लाइकोजन कंटेंट ही मीट के कलर को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। तो ये मसल ग्लाइकोजन कंटेंट कैसे, उसका लेवल कैसे इफ़ेक्ट होता है एनिमल्स के अंदर, वो देखते हैं।
देखिए, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो मसल के ग्लाइकोजन लेवल को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला होता है लो एनर्जी डाइट्स। अगर हम सिर्फ अपने एनिमल को घास फूस ही खिलाते रहेंगे, हालांकि उस पे एनिमल मेंटेन रहता है, थोड़ा बहुत प्रोड्यूस भी करता है और उसे अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है, लेकिन अगर हम उसे लो एनर्जी डाइट या फाइबर रिच डाइट देते रहेंगे तो एनिमल के अंदर एनर्जी के रिजर्व्स नहीं बन पाएंगे। उसका जो मसल ग्लाइकोजन है, लीवर ग्लाइकोजन कंटेंट है, ग्लूकोज लेवल है ओवरऑल बॉडी का, वो डाउन हो जाएगा, जिसके कारण ये जो अभी हमने बात पढ़ी मीट कलर की, या डार्क कटर्स जिन्हें कहते हैं, जिस मीट को कहते हैं डार्क हो जाता है मीट, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा स्ट्रेस के दौरान भी ग्लाइकोजन कम हो जाता है। और पुअर वेदर कंडीशंस हैं अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान, कि मान लीजिए आपने एनिमल को ट्रांसपोर्ट किया और उस टाइम बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा आंधी आ गई, गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है और स्ट्रेस उसमें एनिमल को होती है, तो उसमें ग्लाइकोजन डाउन हो जाता है। इसके अलावा अगर एनिमल बीमार है तो वैसे ही कम खाता है, और जब कम खाता है तो मसल्स को तो एनर्जी चाहिए ना उस अपना काम करने के लिए, तो मसल्स के अंदर बीमार एनिमल्स में ग्लाइकोजन कंटेंट कम हो जाता है। अगर इंजरी है, एनिमल को कोई चोट लग गई है, या कोई बकरी है वो स्ट्रेस में है, हीट में है, यंग एज है, या फिर उसे उसकी वीनिंग ठीक से नहीं हुई है छोटे बच्चे की, तो ये सब बातें हैं जो ग्लाइकोजन के कंटेंट को मसल्स में अफेक्ट करती हैं, उसे डाउन करती हैं, और फिर उसे हमें डार्क कटिंग मीट देखने को मिलता है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट था जो यहाँ पर गोट न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। हमारा मकसद यही रहता है कि हम प्रैक्टिकली आपको बताएं, न्यूट्रिशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम देखें, और इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे, जब हम इसका दाना फॉर्मुलेट करेंगे, फीड फॉर्मुलेट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं फैट्स। अभी तक हमने ग्लूकोज पढ़ा, फाइबर पढ़ा, किस तरीके से डाइजेस्ट मतलब एनिमल के अंदर होता है और उससे क्या बनता है मेटाबॉलिकली, उन्हें एनिमल्स को क्या मिलता है। तो एक और कंपोनेंट आता है जिसे हम फैट कहते हैं। फैट कहाँ पर मिलता है? या तो तेल से मिलता है, या जो एनिमल फैट होते हैं, घी है ना, उससे मिलता है, या टैलो है, जो जो बड़े रूमिनेंट होते हैं जैसे बफलो वगैरह है, उसे जब स्लॉटर करते हैं उसके अंदर से जो चिकनाई निकलती है वो भी फैट का सोर्स होती है। तो फैट एनिमल के अंदर कैसे स्टोर रहता है? ये एज ए ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में एक एडिपोज टिश्यू जो होते हैं बॉडी के अंदर, जो फैट सेल्स होती हैं उनके अंदर स्टोर होके रहता है, और ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी सोर्स बॉडी को सर्व करता है। मतलब जब मान लीजिए फैट को क्यों जमा किया जाता है, ताकि जब अगर फीड की कमी हो, एनिमल को खाने को ना मिले ज़्यादा, या वो किसी वजह से ना खा पाए, तो एनर्जी का सोर्स फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ से मोबिलाइज होता है, पिघलता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये बनता कैसे है बॉडी के अंदर? फैट की मतलब रिक्वायरमेंट तो ये हो गई कि वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ड्यूरिंग लीन फीड कंडीशंस। अच्छा, बनता कैसे है फैट? फैट जब सरप्लस कार्बोहाइड्रेट हम डाइट के अंदर देते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये है कि जब दाना ज़्यादा दिया जाता है, दलिया वगैरह हम ज़्यादा देते हैं, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी को ही हम कहते हैं कि एनिमल की फैटनिंग हो रही है। फैटनिंग राशन जो बनते हैं, फैट के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के कंपैरिजन में। लगभग अगर टिश्यू के वेट के हिसाब से देखें तो अगर 1 ग्राम ग्लाइकोजन है और 1 ग्राम फैट है, तो फैट के अंदर से लगभग 2.25 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि फ़ैट के अंदर अगर एनर्जी ज़्यादा होती है और फैटनिंग करने में हमें ज़्यादा फीड या महंगा फीड लगता है। मतलब अगर हमें 1 किलो एनिमल को बढ़ाना है, 1 किलो उसे उसकी फैटनिंग करनी है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी वाला फीड एनिमल को देना पड़ेगा। जो फीड हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी एनिमल एक्सट्रैक्ट कर सके, ज़्यादा एनर्जी निकाल सके, फ़ैट में कन्वर्ट करने के लिए इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा जब हम अपने र्यूमन को स्टेबलाइज करेंगे और उसकी माइक्रोबियल
मतलब जो पावर है माइक्रोब्स की, जो डाइजेस्ट करने की पावर है, उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। फैट खिलाकर एनिमल की फैटनिंग नहीं की जा सकती है। बाईपास फैट भी एक हद तक खिलाया जाता है, और ज़्यादा तेल अगर आप देंगे तो र्यूमन के की जो फंक्शनिंग है उसे डाउन करता है, उसे डिग्रेड करता है, और एनिमल को की फैटनिंग बहुत महंगी हो जाती है फैट खिलाने से। ठीक है, कि वो एनिमल की हेल्थ को भी डाउन करेगा। फैट या तेल, मान लीजिए अगर आप तेल पिलाने लगेंगे अपने एनिमल को, तो एनिमल की हेल्थ को भी डाउन करेगा, और उसे उसकी फैटनिंग करने में, उसका वज़न बढ़ाने में खर्चा भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो फैट बनता है कार्बोहाइड्रेट से। उसके लिए हमें रुमेन को तैयार करना होता है अलग अलग सप्लीमेंट से, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम ये देखते हैं कि फैट की एनिमल को हम खूब भरपूर इसकी फीडिंग कर रहे हैं, तो फैट उसमें जमा होता है। लेकिन कभी अगर मान लीजिए एनिमल को आप सही से फीडिंग ना करें, बीमार हो जाए, वो ना खा पाए प्रॉपर फीड, है ना, फीड बदल दें आप फीड की, मतलब जो एनिमल को मान लीजिए आप जौ और हरी पत्ती या इस टाइप की चीज़ें दे रहे थे, और आपको ये ना मिल पाए दोनों चीज़ें, और कुछ और आप देने लगें, तो एनिमल उतना नहीं खाएगा। उस दौरान क्या होगा, उसकी बॉडी से फैट टूटने लगेगा, रिलीज़ होने लगेगा, जो कीटोन बॉडीज़ और ग्लिसरॉल की फॉर्म में बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लगता है। और कीटोन बॉडीज़ के बारे में मैंने पहले बताया आपको कि वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी के अंदर हो जाए तो वो काफ़ी नुकसानदेह होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया वगैरह में होता है। ठीक है, तो फैट कब टूटता है, जब बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। जैसे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम है और एनिमल इतना फीड नहीं खा पा रहा है, तो उसके अंदर का फैट टूटने लगेगा, कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होगा, और वो कीटोन बॉडीज़ एक तरीके से जहर का काम करती हैं, एक लेवल से ज़्यादा अगर हो जाए तो। फैट के बाद आते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या हैं, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो भी मसल, हड्डी, टिश्यू, मेम्ब्रेन, कुछ भी जो भी बना हुआ है बॉडी के अंदर, बाल, खाल, उसके खुर, दांत, हर चीज़ एनिमल की बॉडी के अंदर प्रोटीन की बनी हुई होती है। और प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स से। 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये एनिमल को चाहिए होते हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। इसी वजह से शुरुआत का जो फीड होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि एनिमल को प्रोटीन अच्छे से और अच्छी मात्रा में दिए जाएं, जिसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हैं वो एनिमल तक पहुंचते रहें, और एनिमल उनका यूटिलाइजेशन करे अपनी बॉडी के बिल्डिंग के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए। एक स्टेज ऐसी आती है, मतलब जब एनिमल पूरा ग्रो कर जाता है तो उसमें और ज़्यादा प्रोटीन बढ़ नहीं पाता, उसके बाद फैट ही बढ़ता है ना। तो हमें ये देखना होता है कि गोट को अगर हम मीट के लिए तैयार कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा उसकी मसल्स को डेवलप करें, लीन मीट को डेवलप करें, और एक ऐसी स्टेज पर उसे लेकर जाएं, प्रोटीन को मतलब खिलाएं, कि एनिमल का कि अंदर मसल्स जो उसका मीट है वो बढ़े, क्योंकि एक स्टेज के बाद फिर फैट ही बढ़ता है, मीट नहीं बढ़ता। तो उसके लिए अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अलावा सप्लीमेंट्स और एडिटिव्स भी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर ख़त्म होता है, इसे आप अच्छे से देखें, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में इसी को लेकर, इसी को बेस बनाकर हम फीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर फीडिंग, जो प्रैक्टिकल फीडिंग होती है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप गॉट फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई पर्याप्त अनुभव और जानकारी नहीं है, तो आप अली वेटनरी विजडम का ऑनलाइन गॉट फार्मिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इस कोर्स में आपको फार्म बनाना, बकरियों का चयन करना, गोट फार्म प्रोजेक्ट बनाना, उन्हें बिना बीमार हुए फार्म में लाने के बारे में जानकारी, और शुरुआती दिनों में फार्म स्टेबलाइज करके उससे किस तरह प्रॉफिटेबल फार्म चलाए जाते हैं, इस सब के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा बकरियों की बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी, रोजाना का मैनेजमेंट, फीडिंग और न्यूट्रिशन की जानकारी भी दी जाएगी।
यदि आप NLM प्रोजेक्ट या अपने पर्सनल गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करके आपको काफी लाभ होगा। कोर्स का कंटेंट जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। आज ही गोट फार्मिंग कोर्स लॉन्च कूपन गोट फार्म 40 का लाभ उठाकर ज्वाइन करें और 40% तक डिस्काउंट पाएं।